गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय होम साइंस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने आपको संसाधन प्रबंध के बारे में पढ़ाया था, जिसमें आपको उद्देश्य, परिचय और संसाधन प्रबंध को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है बताया था। आज हम उसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं। संसाधन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला मानव संसाधन, गैर मानव संसाधन। भौतिक सामग्री भी कहते हैं गैर मानव संसाधन को। संसाधन प्रथम मानव और द्वितीय गैर मानव संसाधन, इनको भी कई वर्गों में विभाजित किया गया है। मानव ज्ञान, अभिवृत्तियाँ, कौशल, समय, ऊर्जा में बांटा गया है। वहीं गैर मानव सामग्रियों को धन, स्थान, साज सामग्री और उपस्कार में बांटा गया है। तो हम इसको विस्तृत में समझने की कोशिश करते हैं। मानव में से ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल, समय, ऊर्जा। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे कि मानव में हम एक व्यक्ति जो उसके अंदर निहित होती है, जैसे कि किसी भी कार्य करने के लिए उसके अंदर ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसके अंदर कौशल भी होता है और उसके पास एक ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है जो उसके स्वयं में निहित है। और जो समय, किसी भी कार्य को करने में जो समय लगता है उसका भी मूल्यांकन या गणना करता है। गैर मानव सामग्री जो एक व्यक्ति करके प्राप्त करता है, सिद्धांत, स्थान, साज सामग्री, उपस्कार। आगे संसाधन को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मानव गैर संसाधन, व्यक्तिगत साझे संसाधन, प्राकृतिक सामुदायिक संसाधन। हम इन वर्गीकरण में प्रत्येक के बारे में पढ़ेंगे। मानव और गैर मानव संसाधन। इसको हम यहाँ पर किसी भी क्रियाकलाप को करने के लिए मानव संसाधन प्रमुख हैं। देखिए, ये संसाधन प्रशिक्षण और आत्म विकास के माध्यम से विकसित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र कार्य में संबंधित ज्ञान अर्जित किया जाता है, कौशल का विकास किया जाता है, जिससे उसको रुझान को विकसित करने में सहायता मिलती है। इसी को हम मानव संसाधन कहते हैं। इसको विस्तृत में समझने के लिए कर सकते हैं। ज्ञान, इस संसाधन का उपयोग व्यक्ति जीवन भर करता है और किसी भी कार्यकलाप को सफलतापूर्वक करने की पहली आवश्यकता है। ज्ञान कैसी आवश्यकता है? पहली, जैसे कि एक रसोइया खाना बनाने में इस बात का ज्ञान होना चाहिए कुकिंग गैस, स्टोव, चूल्हा कैसे जलाना है। एक अध्यापक जैसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि लोकप्रिय अध्यापक नहीं बन सकता। ज्ञान नहीं है तो वो नहीं बन सकता। व्यक्ति को जीवन प्रयत्न ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वही रुचि, उत्प्रेरण, जहाँ चाह वहीं रहा। कहने का तात्पर्य किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए कामगार को प्रेरित होना चाहिए और कार्य में उसकी रुचि होनी चाहिए। जिस कार्य में व्यक्ति को रुचि होगा वो उस कार्य को वह उतनी ही पूर्णता से करेगा। उदाहरण के अनुसार एक विद्यार्थी संसाधन उपलब्ध होने पर भी यदि किसी कार्य को सीखने की इच्छुक नहीं है तो वह बहाने बनाता रहता है, कार्य को पूरा नहीं करेगा। वहीं अगर से एक प्रेरित व्यक्ति है, यानी जिस कार्य करने के लिए उत्सुक है, तो उस कार्य को शौकपूर्वक प्रयत्न करने की कोशिश करता है। जैसे कि पेंटिंग करना, किसी की इच्छा होती है करने की तो उसको बहुत ही शौक से करता है। अगर उससे कह दिया जाए कि वो नृत्य करे तो वो उसके लिए ना करने वो उसके लिए सीखने के प्रति इच्छुक नहीं होगा। कौशल, सभी व्यक्ति समस्त क्रियाकलापों को करने में कुशल नहीं हो सकते। हमें से प्रत्येक का किसी एक विशेष क्षेत्र में रुझान होता है।
हम इन क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर ढंग से क्रियाकलापों का निष्पादन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अलग अलग लोगों द्वारा बनाए गए अचार चटनी स्वाद का कौशल के अनुसार अलग अलग है, फिर भी हम उस कौशल को जो हमें नहीं है सीख कर और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। समय संसाधन के सभी एक समान रूप से उपलब्ध है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इसे अपने तरीके से व्यतीत करता है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, अतः यह सबसे अधिक बहुमूल्य संसाधन है। अगर से एग्जाम में पूछा जाए सबसे अधिक बहुमूल्य संसाधन क्या है, तो वह समय है। और यही एक वो संसाधन जो प्रत्येक व्यक्ति के पास समान रूप से उपलब्ध होते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, अभी हाल ही के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हमें निरंतर योजना बनानी चाहिए। वंचित कार्य को पूरा करने के लिए उपलब्ध समय का उपयोग करने में सक्षम हो। समय पर 3 आयामों की दृष्टि से विचार करें। कार्य का समय, काम न करने का समय, विश्राम और खाली अवस्था। इनको 3 भागों में बांटा गया है। कार्य, समय, विश्राम, खाली अवस्था, इसके 3 आयाम हैं। ये भी एग्ज़ाम में ओरिएंटेड हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय को 3 आयामों के बीच संतुलन स्थापित करना होता है। जब व्यक्ति इन आयामों को संतुलित करना सीख लेता तो उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना और भावनात्मक रूप से दृढ़ रहने और बौद्धिक रूप से सतर्क रहने की में सहायता मिलती है। आपको उन प्रबलतम अवधियों के बारे में पता होना चाहिए जो सर्वोत्तम रूप से कार्य करने के अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने बहुमूल्य संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम होता। ऊर्जा, व्यक्तिगत वृद्धि, शारीरिक निष्पादन क्षमता को बनाए रखने की ऊर्जा अनिवार्य है। ऊर्जा का स्तर प्रत्येक व्यक्ति में उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति, व्यक्तित्व, आयु, पृष्ठभूमि, उसके रहन सहन स्तर के विभिन्न होता है। ऊर्जा संसाधन के प्रभावी उपयोगों के लिए व्यक्ति के क्रियाकलाप के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए और उसकी योजना बनानी चाहिए ताकि कार्य सक्षमतापूर्वक पूरा किया जा सके। गैर मानव संसाधन धन है। धन भौतिक संसाधन। धन हम सभी को इस संसाधन की आवश्यकता होती है, लेकिन यह सभी में समान रूप से वितरित नहीं होता। कुछ लोगों के पास यह संसाधन अन्य लोगों की तुलना में कम होता है। हमें यह याद रखना चाहिए, धन एक सीमित संसाधन है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें इसको विवेकपूर्वक ढंग से करना चाहिए। धन कैसा संसाधन है? यह एक सीमित संसाधन है। इन संसाधनों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मदों में अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैं इसे वैज्ञानिक ढंग से भौतिक संसाधन स्थान, फर्नीचर, कपड़े, स्टेशनरी, खाद्य वस्तुएं इत्यादि कुछ भौतिक संसाधन जो हमें कार्यकलाप करने के लिए इन संसाधनों की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत और साझे संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वे होते हैं जो व्यक्ति के पास केवल निजी उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। ये मानव गैर संसाधन हो सकते हैं। आपका अपना कौशल, ज्ञान, समय, स्कूल बैग, आपके कपड़े व्यक्तिगत संसाधनों की ही उदाहरण हैं। साझे संसाधन वे हैं जो समुदाय, सोसाइटी के अनेक सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। साझा संसाधन प्राकृतिक तथा सामुदायिक आधारित होते हैं, इसमें बटे होते हैं। प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन जो प्राकृतिक रूप से हों, जैसे जल, पहाड़, वायु, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ऐसे अपने पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व तो हम सभी का है। हम इसका उपयोग कर विवेक ढंग से उपयोग कर सकते हैं। सामुदायिक संसाधन वे हैं जो समुदाय एवं सोसाइटी के सदस्यों के रूप में उपलब्ध होते हैं। जैसे सरकार द्वारा प्रदान किए गए मानव, गैर मानव संसाधन, सरकारी हॉस्पिटल सेवाएं, डॉक्टर, नर्स, पार्क, डाकघर सुविधाएं सामुदायिक संसाधन के ही उदाहरण। प्रत्येक व्यक्ति को इन संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए और इसे रख रखाव के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। संसाधनों की विशेषता निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार है। पहला, उपयोगिता। संसाधन सबसे अनिवार्य विशेषता उपयोगिता है। इसका अर्थ है कि
कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति में कितना महत्वपूर्ण अथवा उपयोगी है, यह संसाधन की उपयोगिता है या नहीं, इस लक्ष्य या स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे गाय के गोबर, गाय के गोबर का बेकार माना जाता है, लेकिन इसका उपयोग ईंधन के रूप में और ह्यूमस बनाने के लिए किया जाता है, जिसको कहते हैं खाद। परिवार तथा समुदाय के उपलब्ध महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए उचित उपयोग से अत्यधिक संतुष्टि मिलती है। ईंधन के रूप में आप सभी समझ सकते हैं, जैसे उपले, गोबर से गाय के गोबर से उपले बनाना, इसको हम ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। सुलभता, पहला, कुछ अन्य संसाधनों की तुलना में अधिक सरल और उपलब्ध होते हैं। दूसरे, कुछ लोगों को अन्य लोगों की तुलना में संसाधन अधिक सरल और उपलब्ध होते हैं। जैसे कि हम कैसे प्रत्येक परिवार में धन संसाधन के रूप में उपलब्धता रहता है। कुछ लोगों के पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन होता है, जबकि वही अन्य लोगों के पास सीमित बचत होता है और अपनी धनराशि मात्र माह के आरंभ की तुलना में माह के अंत में भिन्न होती है। विनियमता, लगभग सभी संसाधनों में स्थानापन्न तथा विकल्प होते हैं। ये संसाधन उपलब्ध नहीं होता, दूसरों को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जैसे अपनी कार, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, स्कूटर से स्कूल जा सकते हैं, अतः एक ही कार कई संसाधनों द्वारा किया जा सकता है। जैसे स्कूल जाना अपनी कार से, ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, स्कूटर से, साइकिल से जा सकते हैं। ये क्या है, एक ही कार को कई संसाधनों द्वारा विनियमित किया जा सकता है। प्रबंधनीय, प्रबंध करना, किसी भी चीज़ का से प्रबंध करना, संसाधनों का प्रबंध किया जाता है। चूँकि संसाधन सीमित होते हैं, इनका प्रबंध उचित प्रकार से किया जाना चाहिए। संसाधन प्रक्रिया के 5 पहलू हैं। इसमें नियोजन, आयोजन, क्रियान्वयन और नियंत्रण और मूल्यांकन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष देखने को मिले हैं। नियोजन या प्रबंध की प्रक्रिया का पहला चरण है। किसी भी कार्य को करने के लिए पहले योजना बनाई जाती है और फिर उसके लक्ष्यों को प्राप्ति की जाती है। जैसे हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, इसका निर्धारण करना है, विश्लेषण करना तथा आपके पास अभी क्या और भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं, इस पर निर्भर होता है। हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इसे वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य की योजनाओं पर बल देता है। जैसे कि इस फिगर से हम देख सकते हैं वर्तमान में स्थिति, हमारी वर्तमान स्थिति क्या है और लक्षित भविष्य कि हम कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, ये क्या है, ये हमारा नियोजन है कि हम अगर से आज हम अपना आज की प्लान करेंगे तभी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हमारा प्लान ही नहीं रहेगा तो हम अपने गोल की प्राप्ति कैसे करेंगे। इसके लिए प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है नियोजन के चरण को भी के बुनियादी चरण है, जिसको 5 भागों में बांटा गया है। इसको भी क्या हो रहा, जो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। नियोजन के चरण, आयोजना के बुनियादी चरण, इनको 5 भागों में बांटा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट ओरिएंट है, जो एग्ज़ाम की ओरिएंट है। इसको क्रमशः लगाने को पूछा जाता है, सीक्वेंस में लगाने को पूछा। पहला, समस्या को पहचाना कि आपकी समस्या क्या है, फिर उसको विभिन्न विकल्पों को पहचाना, फिर उसमें से किसी एक विकल्प को पहचाना। उसमें कई विकल्प होते हैं, उसमें कई विकल्प, किसी भी आपकी, मान लीजिए आपको कोई समस्या है और आपको उसमें से निकलना है, तो पहले आप उसको विकल्प ढूंढेंगे क्या है क्या नहीं, फिर उन विकल्पों में से आपको किसी एक विकल्प को चुनना होता है और चुनकर ही अपने कार्य को
प्राप्त करते हैं और परिणाम प्राप्त करने के तत्पश्चात ही आप अपने परिणाम को स्वीकार करते हैं। जैसे आपकी समस्या है कि आपको पढ़ना है और आप पढ़ाई तो करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि हम कैसे पढ़ें, मेरे पास पेन नहीं, पेंसिल नहीं, कॉपी है। ऐसे कई भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। जैसे ये देखिए, आपको नीचे उदाहरण के तौर पर दिया गया है, वार्षिक परीक्षा के लिए केवल 1 माह बाकी है और आपके पाठ्यक्रम दोहराए नहीं हैं, यानी अच्छे अंक प्राप्त करना है। इस प्राप्ति के लिए आपको निश्चित समय और 5 विषयों का अध्ययन करना। इस उद्देश्य प्राप्ति के तरीके खोजेंगे। कार्य की पहले योजना बनाएंगे, फिर प्रत्येक विषय का अध्ययन करने के लिए आपके द्वारा लगाए जाने घंटों की संख्या यानी विकल्प पहुँचाए। फिर प्राथमिकता निर्धारण करना, प्राथमिकता यानी चयन करना ही, फिर उस पर कार्यकलाप करना, फिर उसके बाद परिणाम को प्राप्त करना होता है। सेकंड है आयोजन, थर्ड है कार्यान्वयन और नियंत्रण। आयोजन यह द्वितीय चरण है। आयोजन, इसके द्वारा हम किसी भी कार्य करने गए को प्रभावी ढंग से कर सकते हैं, इनको एकत्र करके। उदाहरण के तौर पर हम सभी संसाधनों का व्यवस्था करेंगे जिससे आपको अध्ययन करने और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। जैसे नोट्स, प्रकाश, स्टेशनरी की कोई सामान, समय और ऊर्जा, इस सब की। क्रियान्वयन, इस अवस्था में तैयार योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। विश्लेषण, नियंत्रण, इसमें सुनिश्चित कर आप वांछित फल प्राप्त कर रहे हैं। जिन इन योजना को अपने क्रियान्वयन किया जाता है, इसके परिणाम मिल सकते हैं। और नियंत्रण से क्रियाकलापों के परिणामों को निगरानी करने में सहायता मिलती है और सुनिश्चित होता है कि योजना सही ढंग से क्रियान्वयन की जा रही है या नहीं, इसके प्रति, क्योंकि यह फीडबैक प्रदान करता है और त्रुटियों होने से रोकता है। मूल्यांकन यह अंतिम अवस्था है। योजना का क्रियान्वयन करने के पश्चात यह अंतिम अवस्था है। इसके पश्चात परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। अंतिम परिणाम से वंचित किया जाता है। वंचित परिणाम से तुलना कार्य के अंतिम परिणाम से वंचित परिणामों की तुलना की जाती है। कार्य के अंतिम परिणाम से तुलना की, कार्य के सभी सीमाओं और विशेषताओं को नोट किया जाता है कि लक्ष्य के प्रभावी ढंग से प्राप्ति भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन एंड वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।